हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो आज का हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यहाँ पर जो भी कुछ हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग, वो होगा एक्चुअली में सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, जब हम एक्चुअली में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, पाथवेज पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट में आ जाता है। ये हमने पाथवे पढ़ा कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन कौन कौन से पाथवे से आ रहा है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल के अंदर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म किस टाइप से चल रहा होता है वो हम पढ़ने वाले। प्लांट्स का हमने क्यों नहीं पढ़ा पूरा फिजियोलॉजी, पूरा पाथवे? बिकॉज प्लांट्स में ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है। क्यों नहीं होते प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन? क्योंकि प्लांट्स को उतनी हायर ऑक्सीजन डिमांड की नीड है नहीं। ओके, सबसे पहला रीज़न कि प्लांट्स डू नॉट नीड उतना अमाउंट में ऑक्सीजन जितना हमें चाहिए। So the demand for oxygen in plants is much lower than the demand for oxygen in animals. Okay. दूसरी बात कि प्लांट्स के पास लेंटिसल्स है, स्टोमेटा है, जिनसे वो कंटिन्यूअसली एयर का गैसेस एक्सचेंज करते रहते हैं। प्लांट के हर एक पार्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसे लेंटिसल्स या तो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे जिनसे कंटिन्यूअसली गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा। हमारे पास सिर्फ क्या है? हमारे पास नॉस्ट्रिल्स है, हम सिर्फ नाक से ही सांस ले सकते हैं, हमारे स्किन के थ्रू हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी और बात कि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक गैस को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जिन भी पार्ट्स को गैसेस की ज़रूरत होती है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल बाहर के साइड में होते हैं, मतलब इन कांटेक्ट विद द एयर, या फिर बहुत पास में होते हैं कि बहुत गैसेस जो होते हैं बहुत ईजिली डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास प्लांट्स डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, किन किन रीजंस की वजह से नहीं होती है? पहला रीज़न कि प्लांट्स में ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा नहीं है। सो ऑक्सीजन डिमांड फॉर प्लांट्स इज मच लोअर एज कम्पेयर टू एनिमल्स। दूसरा रीज़न क्या हमने पढ़ा कि यहाँ पर इनके पास स्टोमेटा और लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स जो प्लांट्स के हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो उनका गैस का डिमांड, जो ऑक्सीजन का डिमांड है, उसको कंप्लीट करते रहते हैं। थर्ड, मोस्ट लिविंग सेल्स या मोस्ट लिविंग टिश्यू are in contact with the air. कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट या एयर या एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट नहीं करना रहता है। हमारे पास एनिमल्स में, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एक नेटवर्क चाहिए, हमें प्रॉपर ट्रेकिया चाहिए, हमें एल्वियोलाई चाहिए, हमें जितने भी ब्रोंक्यूल्स है वहाँ से गैस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाएगा, उसके बाद उनको डिफ्यूज़ किया जाएगा इनटू द ब्लड हमारे हर एक सेल को कैरी करता है। बट प्लांट में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। क्या प्लांट को ज़रूरत है ऑक्सीजन की? बिल्कुल ज़रूरत है। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, ऑल्दो उनके पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता डेडिकेटेड, बट उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। प्लांट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन, वो होगा हमारा सेल्यूलर लेवल पर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अगर हम एक्चुअली डिफाइन करें कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, और एक हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रीदिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब गैस हम एटमॉस्फेयर से लेकर हमारे लंग्स तक या हमारे बॉडी में बस डिफ्यूज, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज द ब्रीदिंग पार्ट। अब रेस्पिरेशन को एक्चुअली सेल्यूलर लेवल पर आके डिफाइन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब हम ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं और हम वहाँ पर अपने फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू प्रोवाइड एनर्जी। सो रेस्पिरेशन में एक्चुअली आता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, एनर्जी हम किस सेंस में एनर्जी की बात करते हैं? ऑलवेज एटीपी। एटीपी इज द
एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो एटीपी के टर्म्स में एनर्जी की बात करते हैं। अब ये रेस्पिरेशन जो होता है ये हमारा हो सकता है एरोबिक भी, एनएरोबिक भी, ठीक है। दो टाइप के रेस्पिरेशन हो सकते हैं, ईदर एरोबिक और एनएरोबिक। अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस मस्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बिना ऑक्सीजन के हम काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब एक होता है फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट एरोबिक और एनारोबिक। देखो फैकल्टेटिव का मतलब होता है, ये तो हमने एरोबिक एनारोबिक पढ़ लिया जनरल सेंस में। एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। एनारोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा। अब दो टर्म्स आते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स हो सकते हैं या फिर ऑब्लिगेट एरोब्स हो सकते हैं एरोबिक, या फिर फैकल्टेटिव एरोबिक और एनारोबिक हो सकते हैं। ऑब्लिगेट मतलब मस्ट है, यहाँ पर इनके काम करने के लिए होना ही चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कि ऑक्सीजन नहीं भी होगा तो चल जाएगा, कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ पर मस्ट होना ही होना चाहिए। बट फैकल्टेटिव में कभी कभार नहीं भी होगा तो ओके, दे कैन मैनेज, ठीक है, मैनेज हो सकता है। मैनेज्ड मतलब अगर हम बोलते हैं कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि फैकल्टेटिव एरोबिक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन होगा तो भी काम कर लेगा, नहीं होगा तो भी काम कर लेगा, बट ये मोस्टली एनारोबिक कंडीशन में बेटर काम करता है। बट ठीक है, अगर एरोबिक हुआ तो भी काम कर लेगा, नहीं हुआ तो भी काम कर लेगा। बट अगर हम बोल रहे हैं ऑब्लिगेट एरोबिक है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो नहीं काम कर पाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो ऑर्गेनिज्म, वो सेल, वो टिश्यू। समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना सबस्ट्रेट जो होता है वो खुद बना रहे हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की हम बात करें तो जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट खुद बना रहे हैं। प्लांट्स के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो गया, उनका जो ग्लूकोज बना चुके हैं जो फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 बनाए हैं, उसी को हम अब यूज करेंगे एनर्जी बनाने के लिए। खाना बनाया है प्लांट ने खुद ही। हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स का खाना खा लेते हैं, तो प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉप्स, हम हो गए हेटेरोट्रॉप्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सैप्रोट्रॉप्स जो कि एनर्जी रिक्वायर करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो उनके लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, जिससे हम फाइनल एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। जब हम केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट की बात करते हैं और एक रिएक्शन होता है और फाइनली प्रोडक्ट्स बनते हैं, हम यही पढ़ते हैं कि एक सबस्ट्रेट होता है हमारा, कुछ रिएक्शन चलता है और फाइनली हमें एंड में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सबस्ट्रेट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्लूकोज एक कॉमन सबस्ट्रेट होता है प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए भी, स्टार्च वगैरह, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। अब रिएक्शन चलेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, एटीपी। तो हमारा एंड प्रोडक्ट रेस्पिरेशन का एटीपी है, पर सबस्ट्रेट जो है हमारा एक काइंड ऑफ ग्लूकोज, एनी काइंड ऑफ शुगर हो सकता है, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। जनरल टर्म्स में हम ग्लूकोज लेकर चलते हैं। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है, या तो प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकता है। हम किसी भी फूड को, जैसे हम प्रोटीन खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, ऑयल वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च आ गया, शुगर आ गया, सीरियल्स आ गए, ठीक है, ये सब कुछ खाते हैं। ये जितने भी कुछ खा रहे हैं सबको तोड़ करके अल्टीमेटली एटीपी ही बनना है। पाथवे डिफरेंट हो सकता है पर एंड प्रोडक्ट हमारा सेम होगा। ओके, पाथ डिफरेंट हो सकता है, एंड प्रोडक्ट सेम होगा। तो अब जैसा सबस्ट्रेट होगा उस अकॉर्डिंगली पाथ को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग पाथ में हमें हो सकता है किसी में ज़्यादा एटीपी बने, किसी के लिए कम एटीपी बने। ओके, तो एंड प्रोडक्ट एटीपी तो बनना है। अब बेस्ट सबस्ट्रेट क्या होता है, ग्लूकोज।
ग्लूकोज को बेस्ट सबस्ट्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे जल्दी एनर्जी डिलीवर करने का काम ग्लूकोज का है। इंस्टेंट एनर्जी है ना, ऐड आता था ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी। तो इंस्टेंट एनर्जी सबसे जल्दी अगर कोई एनर्जी रिलीज करता है इन दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और एटीपी बनाता है जिससे हमें एनर्जी मिल रहा है, तो वो ग्लूकोज है। इसीलिए हम ग्लूकोज को एज इन जनरल हम डिफॉल्ट लेकर चलते हैं कि ग्लूकोज ही हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। बट ऐसा नहीं है, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स भी टूटकर एटीपी हमें देंगे। अगर हम बहुत दिन तक, जैसे हम बहुत दिन तक कोई फास्टिंग रख रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो क्या होगा, स्टोर्ड फैट्स टूटेंगे और वहां पर एटीपी बनाएगा। स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है वो सबसे पहले ग्लाइकोजन खत्म होता है जो मसल में स्टोर्ड होते हैं। ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद फैट्स टूटते हैं जो कि यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में स्टोर है, क्योंकि हम बाहर से तो कुछ खा नहीं रहे। तो जो भी स्टोर्ड चीजें हैं बॉडी में, इधर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट्स, कुछ भी जो भी स्टोर्ड चीजें सब एटीपी बनाने, क्योंकि हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी चाहिए। हम दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे तो सांस ले रहे हैं। हमारा फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा किडनी, हमारे लिवर, हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा हर एक बॉडी पार्ट जो है वो काम कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर हम बाहर से कुछ खा नहीं रहे तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जितने भी स्टोर्ड चीज़ें हमारे पास, ग्लाइकोजन, फैट्स, जो भी कुछ स्टोर्ड है हमारे बॉडी में, प्रोटीन, सब टूटेंगे ताकि एनर्जी मिले उस डेली एक्टिविटी, मिनिमल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो तो नहीं रुक सकता। अगर वो रुक जाएगा तो फिर ह्यूमन बॉडी खत्म हो जाएगा। ओके, सो हम ग्लूकोज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेकर चलेंगे आगे के प्रोसेसेस में। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसे हम कहते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन। ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन। यहाँ पर पूरी तरीके से हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन नहीं होता। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट, जनरली हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट जो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कुछ भी, उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो अपने फुल कैपेबिलिटी में, फुल कैपेसिटी में एटीपी रिलीज नहीं कर पा रहा है। जितना उसे करना चाहिए था उसका बहुत कम अमाउंट में एटीपी वो प्रोवाइड कर पा रहा है इस पाथवे से। अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। अब क्योंकि इसका साइट जो है वो है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म किन में होता है? साइटोप्लाज्म तो प्रोकैरियोट्स में भी होगा, साइटोप्लाज्म तो यूकैरियोट्स में भी होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा पाथवे है जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होना है, एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाना है या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाना है, ये किस पर डिपेंड करता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो हम कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो एनएरोबिक ये स्टिल साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, क्या उनमें पॉसिबिलिटी है कि ग्लाइकोलाइसिस होगा? ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, पर क्या उनमें पॉसिबिलिटी है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो? तो जहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उनमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन का आगे स्टेप जाएगा, और जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसमें, हमारे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, हमारे हर एक नॉर्मल सेल, हमारा नॉर्मल सेल तो करेंगे कौन सा? एरोबिक वाला रेस्पिरेशन, राइट, एरोबिक रेस्पिरेशन जहां ऑक्सीजन यूज हो रहा है सब कुछ। लेकिन जो हमारे आरबीसीज हैं, क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, बेसिक सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते आरबीसी के पास। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको हेमोग्लोबिन के लिए जगह बनानी होती है। तो हेमोग्लोबिन कैरी करने के लिए आरबीसी के पास कोई से भी सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस नहीं होता है। अब इस वजह से आरबीसी क्या करेंगे? हमारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, और ये बनाते हैं एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके भी एनर्जी बनाएंगे। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इन दोनों में कॉमन पाथवे कौन सा हो गया? हमारे ही अंदर नॉर्मल सेल्स एरोबिक कर रहे हैं और हमारे ही अंदर आरबीसी जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से होकर गुजरेंगे। तो कॉमन पाथवे जो होता है ये जो है ये हमारा कॉमन पाथवे है।
ओके, स्टार्ट करें ग्लाइकोलाइसिस। हम कह सकते हैं टोटल इसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं। पहला स्टेप, हम सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज से हम बना रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम आगे बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम बना रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप हमें ऐड करना होता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? एक एटीपी के टूटने की वजह से आएगा। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से हम एक फॉस्फेट एटीपी से तोड़ करके ग्लूकोज में ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा बना है। अब यहाँ पर क्योंकि ये इसका आइसोमर बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पर एक और एंजाइम यूज होगा, आइसोमेरेज। ठीक है, और ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल होने वाला है। एरो इस तरीके से हमने बनाया दोनों तरफ, ये रिवर्सिबल स्टेप है, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, बट फर्स्ट स्टेप जो होता है इररिवर्सिबल स्टेप होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और इररिवर्सिबल स्टेप है हमारा, जहां पर हम बना रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब 2 होता है। जब भी हम ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो हम बाय या बिस लिखते हैं जब 2 चीजें होती है। तो 1 पोजीशन और 6 पोजीशन दोनों जगह पर हमें क्या मिला है? फॉस्फेट ग्रुप मिला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगेन यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम? एटीपी यूज कर रहे हैं, और एडीपी हमें मिल रहा है, साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हमने यहाँ ऐड कर दिया। देखो, हमें बनाना अल्टीमेटली एनर्जी है, लेकिन स्टार्टिंग में एनर्जी खर्च भी करना पड़ेगा एनर्जी बनाने के लिए। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हम आ जाते हैं PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड DHAP। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक अभी जो हम चल रहे थे, ये 6 कार्बन के कंपाउंड है सारे के सारे, बट यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये 3 कार्बन कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है। तो एक 6 कार्बन कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड PGAL एंड DHAP में टूट रहा है। अल्टीमेटली ये DHAP जो है हमारा PGAL में ही टूटने वाला है। ठीक है, तो अभी तक स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं PGAL से। PGAL से आगे हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर हमारा बनेगा ये ट्रायोज फॉस्फेट है, इसे नाम दिया है NCERT ने ट्रायोज फॉस्फेट, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड। अब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से हम बनाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट सेम होता है। ओके, फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस फॉस्फोग्लिसरेट से हम चलते हैं आगे, फॉस्फोग्लिसरेट, यहां पर हम आ जाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे PGAL से जब हमने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाया तो हम यहाँ पर NADH प्लस H प्लस बना रहे हैं। ठीक है, यूटिलाइजिंग NAD प्लस में यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा, जिससे कि NADH प्लस H प्लस बनने वाला है, 2 रिडॉक्स कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से हम क्या कर रहे हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट आ रहे हैं, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप हमने हटा दिया। अब जब हम ये एक फॉस्फेट ग्रुप हटाएंगे
तो इस एक फॉस्फेट ग्रुप से हमें क्या मिलेगा, एक ATP बन के यहाँ पर तैयार होगा फ्रॉम 1 ADP। एक ADP आएगा जिसमें हमने ऐड किया क्या, फॉस्फेट ग्रुप जो हमने यहाँ से निकाला था, तो ATP बन गया। अब क्योंकि हम यहाँ पर दो दो मॉलिक्यूल्स में चल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बने, क्योंकि PgAl के हमने अब डाइहैप जो है हमारा ये PgAl में कन्वर्ट हो चुका है। अब PgAl जो है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो जब दो दो मॉलिक्यूल की कहानी चल रही है तो यहाँ पर एक ATP की जगह हम 2 ATP बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सब के सब जो है वो into 2 करने वाले हैं, जो भी चीजें चल रही है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से अगेन, अच्छा ये सारे प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होने वाले हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हम 2 फॉस्फोग्लिसरेट पर आते हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जिसे PEP लिखा है, और फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से हम आ जाएंगे हमारे लास्ट स्टेप पे, दैट इज पाइरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब हम पाइरुवेट आएंगे तो यहाँ पर भी एक ATP हमारा बनेगा। अब एक ATP एक मॉलिक्यूल के लिए, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 ATP, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें टोटल क्या मिल रहा है, देखो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये एक स्टेप इरिवर्सिबल, ये स्टेप इरिवर्सिबल, ये स्टेप इरिवर्सिबल। 3 स्टेप्स हमारे पास 1, 3 और 10th, ठीक है। 5th नंबर था ये हमारा स्टेप नंबर 6, 7, ओके यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, ओके ये था 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10 इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अब ATP की, तो अगर ATP की कंप्लीट हम कैलकुलेशन करें तो हम कितने ATP हमने बनाए हैं टोटल, देखो बन रहा था यहाँ पर तो 2 ATP यहाँ और 2 ATP यहाँ, तो हमने टोटल प्लस 4 ATP और माइनस कितने किए हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल चल रहा था तो हमने माइनस किए हैं 2 ATP। तो अगर हम बात करें नेट गेन या नेट लॉस की, तो नेट प्रोडक्ट जो है हमारा प्लस में है 2 ATP। तो हम ग्लाइकोलाइसिस से बोल सकते हैं कि हमने 2 ATP गेन किए हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस तक जिस भी ऑर्गेनिज्म, जिस भी सेल में प्रोसेस सिर्फ यहाँ तक चलेगा, इसका मतलब हम 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से गेन कर रहे हैं। ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जो यहाँ पर हमें इस मोमेंट पे बन के इस प्रोसेस में तैयार हुआ। वैसे हमारे पास एक NADH भी बना है, पर ये NADH जो है ETS में जाकर के हमें ATP देगा, तो वहां पर ये 3 ATP और देगा। तो NADH जब ETS में जाएगा तो 3 ATP और प्लस यहाँ पर 2, हमें टोटल 5 मिलेगा। बट अगर हम पूछे सबस्ट्रेट लेवल पर, सॉरी NADH यहाँ पर जब आएगा तो NADH यूज हो रहा है, तो यहाँ पर 3 ATP प्लस 3 ATP, ठीक है, 6 प्लस 2 8 ATP टोटल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे तो टोटल में 8 ATP हमारे पास बनेंगे। लेकिन ETS में जब जाएगा तो, अगर ETS में नहीं है, अगर सबस्ट्रेट लेवल पर है, तो सबस्ट्रेट लेवल पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का गेन है। ओके।